तो हम लोग इससे पहले जो पढ़े हैं उसके बाद पढ़ेंगे। उसमें हम जो नया टॉपिक है इसमें भारत के पड़ोसी देश, ठीक है ना, यानी भारत के सीमा से लगने वाले या मतलब भारत जो देश है उसके कौन कौन से देश जो है वो पड़ोसी है, इसके बारे में हमको जानना है। भारत दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। साउथ एशिया में जो है भारत का स्थान जो है एक महत्वपूर्ण स्थान है देश के हिसाब से। तो दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी दो द्वीप समूह राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव है। भारत के दक्षिण में, ठीक है ना, नोट करके लिखो, भारत के दक्षिण में, हेलो, दूसरा मालदीव, श्रीलंका और मालदीव। तो भारत और श्रीलंका के बीच में, भारत और लिखना नहीं है, बोलेंगे तब लिखना, भारत और श्रीलंका के बीच में छोटी समुद्र रास्ता, छोटी समुद्र रास्ता, यानी कहने का मतलब है कि चारों तरफ तो जल ही है, एक तरह से लिखेंगे भारत की बात जो है श्रीलंका के बीच में चारों तरफ से जल से घिरा हुआ है, लेकिन भारत का जो नक्शा है और श्रीलंका का, उसके बीच में एक समुद्र का जो है समुद्री रास्ता निकलता है, जिसे हम पाक जल संधि के नाम से जानते हैं। किस संधि से जानते हैं? तो पाक जल संधि से जानते हैं, ठीक है, पाक जल संधि के नाम से उसको जानते हैं। नोट करके लिखो, भारत और श्रीलंका के बीच, भारत और श्रीलंका के बीच छोटा समुद्री रास्ता जिसे पाक जल संधि के नाम से जानते हैं, जिसे पाक जल संधि के नाम से जानते हैं, पाक जल संधि के नाम से जानते हैं। आगे लिखो, पाक जल संधि नक्शा है और श्रीलंका का, उसके बीच में एक समुद्र का जो है समुद्री रास्ता निकलता है, जिसे हम पाक जल संधि के नाम से जानते हैं। किस संधि से जानते हैं? तो पाक जल संधि से जानते हैं, ठीक है, पाक जल संधि के नाम से उसको जानते हैं। नोट करके लिखो, भारत और श्रीलंका के बीच, भारत और श्रीलंका के बीच छोटा समुद्री रास्ता जिसे पाक जल संधि के नाम से जानते हैं, जिसे पाक जल संधि के नाम से जानते हैं, पाक जल संधि के नाम से जानते हैं। आगे लिखो, पाक जल संधि, पाक जल संधि मन्नार की खाड़ी है, पाक जल संधि जो कि तथा मन्नार की खाड़ी हो गया, हाँ, ठीक है। तो हम श्रीलंका और भारत के बीच में जो समुद्री रास्ता निकलता है पतली सी, उसे हम पाक जल संधि के नाम से जानते हैं, और तथा मन्नार की खाड़ी भी है। कौन सी खाड़ी है? तो मन्नार की खाड़ी, याद रखना इसको, ठीक है। एक तो हम बंगाल की खाड़ी पढ़े हैं जो कि भारत के पूर्व दिशा में, ठीक है ना, भारत के पूर्व दिशा में कौन सा है? तो मन्नार की खाड़ी, इसको पढ़ी नहीं है तो आज क्लास के बाद तुम्हारा काम रहेगा कि इसको पूरा नोट्स कंप्लीट करना पहले का, ठीक है। तुम सोच रही है कि ये पढ़ लें वो पढ़ लें वो पढ़ लें, ऐसा थोड़ा पढ़ाई होता है। अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे हैं, ठीक है। ये भारत के जो है विशेषता है था कि भारत जो है अपने देशों के साथ, अपने पड़ोसी देशों के साथ भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छा रखे थे। अपने एटलस में एशिया के मानचित्र को देखा कि भारत कैसे अलग दिखाई देता है। अभी हम भारत को दिखाए ना कि भारत का जो है ये भौगोलिक स्थिति है, ठीक है ना। भौगोलिक स्थिति मतलब कि भारत का जो है अगर कोई पड़ोसी देश है उसको, उसका जो है आपको इस मानचित्र के माध्यम से दिखाई दे रहा है। जैसे पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, उत्तर में जाएंगे तो चीन हमको मिलेगा, नेपाल मिलेगा, इधर भूटान हो गया, चीन, तिब्बत जो आता है वो चीन के अंतर्गत आता है, ठीक, म्यांमार हो गया, और नीचे आएंगे श्रीलंका हमको मिलेगा, जो कि श्रीलंका के जो जल संधि हमने लिखवाया है। देखो यहाँ पे एक, यहाँ पे देखो श्रीलंका है और ये भारत है। भारत के बीच में ये जो एक लाइन दिख रही है तुमको, बीच में एक लाइन दिख रही है ना, और देखो बीच में कटा हुआ है, ये कटा हुआ है समुद्री रास्ता, यही है, इसी को पाक जल संधि के नाम से जानते हैं, या इसको मन्नार की खाड़ी भी बोला जाता है, ठीक। अब यहाँ देखो एक और देश तुमको दिख रहा है मालदीव का नाम का,
दिख रहा है। लक्षद्वीप तो भारत के अंतर्गत आता है, लेकिन मालदीव जो है वो दूसरा देश है, तो ये भी पड़ोसी देश ही है हमारा, भारत का जो है पड़ोसी देश ही है। मालदीव हो गया, श्रीलंका। अब तुमसे पूछेगा कि बताओ कि मालदीव और श्रीलंका क्या भारत की स्थल सीमा से लगते हैं क्या? तो भारत की स्थल सीमा से नहीं लगते हैं, ध्यान रखना है, इसको नोट करके लिख लो, नोट करके लिखो। भारत के दो पड़ोसी देश मालदीव और श्रीलंका जो मालदीव श्रीलंका जिसकी सीमा रेखा स्थल से नहीं लगती है, जिसकी सीमा रेखा स्थल से नहीं लगती है, ठीक है, हो गया, स्थल सीमा नहीं लगती है। अब देखो ये चैप्टर हम लोग का समाप्त हो गया है। ये चैप्टर जो है छोटा था और मैं पहले पढ़ा दिया हूँ, उसको तुम्हारा काम है कंप्लीट करना। मैं इसको लिंक भेज दूंगा, उसको कंप्लीट कर लेना। निम्नलिखित चार उत्तरों में से देखो ऑब्जेक्टिव कुछ क्वेश्चन दिए हैं। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है, अब इसको मैं पढ़ा दिया हूँ। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है, ये इसको भी पढ़ा दिया हूँ, तुमको याद है नहीं, तो तुम्हारा काम है याद करना, याद कर लेना, उसके बाद हमको बताना, ठीक है। और थोड़ा सा मानचित्र बनाने की आप कोशिश करो, मैप बनाने की कोशिश करो, बुक से या कहीं से भी दे करके, बुक में भी दिया होगा तुम्हारा, तो कोशिश करो पेंसिल से उसको बनाने का, ठीक है। मानचित्र, भूगोल पढ़ने का मतलब है कि मानचित्र बनाने आना चाहिए, ठीक। भूगोल पढ़ने का मतलब हम तो बहुत दिन हो गया, इसीलिए हमारा आदत छूट गया है, नहीं तो पहले मैं बनाता था। अच्छा, मानचित्र बनाना सीख जाओ, पहला काम करो, ये ध्यान रखो कि मानचित्र बनाने आना चाहिए, भूगोल पढ़ना है। तो बस इसमें ये चैप्टर तो समाप्त हो गया। नया हम शुरू करेंगे कल से। आज हिंदी पढ़ लो, हिंदी का कुछ मैं पढ़ाते रहा, ठीक है। अब वो क्लास क्यों नहीं कर रही है आंसी, क्यों, उसको पढ़ना जरूरी नहीं है क्या? हाँ, हिंदी में जो है नया चैप्टर है, वो है समास। समास का शाब्दिक अर्थ होता है, समास पहले ऊपर लिखो, समास का लिखो, अब पॉइंट वाइज लिखते जाओ। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेपीकरण, उसका संक्षेप करना। संक्षेप करना मतलब छोटा, ठीक है, छोटा करना, उसको हम क्या बोलेंगे, समास। समास का अर्थ होता है, समास का अर्थ होता है संक्षेपित करना, संक्षेपित करना। परिभाषा लिखो, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन और सार्थक शब्द को समास कहते हैं। एक नवीन या सार्थक शब्द को समास कहते हैं। समास का क्या डेफिनेशन हुआ कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर एक सार्थक शब्द बनता है, ठीक है ना, जिसका अर्थ हो। सार्थक मतलब क्या होता है कि जिस शब्द का अर्थ होता है उसको हम सार्थक शब्द बोलते हैं। तो क्या बनता है कि दो ऐसे शब्द हैं जिनके सहयोग से दो मिलकर बनते हैं जब, तो उनका जो है अर्थ जो होता है वह सार्थक होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सार्थक शब्द बनता है, उसे हम समास बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, समास बोलते हैं। अगला पॉइंट लिखो, समास में दो पद होते हैं, समास में दो पद होते हैं, एक को बोलते हैं पूर्व पद, और दूसरे को बोलते हैं उत्तर पद। पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद मतलब पूर्व मतलब पहले, उत्तर मतलब उसके बाद। एक होता है पूर्व पद, दूसरा होता है उत्तर पद। इतना बात समझ में आई? ठीक है, तो सुनते जाओ। पहले मैं क्या लिखवाया हूँ, समास का शाब्दिक अर्थ लिखवाया हूँ। समास का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया, संक्षेपीकरण, ठीक है ना। दूसरा डेफिनेशन लिखवाया हूँ, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनने वाले शब्द जो सार्थक हो उसे हम समास कहते हैं। समास के दो पद होते हैं, एक को हम पूर्व पद बोलते हैं, दूसरे को उत्तर पद बोलते हैं, ठीक है। उत्तर आंसर वाला नहीं, उसके बाद वाला उत्तर। सामसिक शब्द और समस्त शब्द, समास के नियमों में से निवृत्त शब्द जो समासिक शब्द कहलाता है। लिखो, समासिक शब्द,
समासिक शब्द, ऑब्लिक कर लो, समासिक शब्द को एक और नाम से जाना जाता है, जिसे समस्त पद भी कहते हैं उसे। इसका डैश करके लिखो, समास के नियमों से निर्मित शब्द समासिक शब्द कहलाता है। निर्मित शब्द समासिक शब्द कहलाता है, समासिक शब्द कहलाता है, जिसे समस्त पद भी कहते हैं, जिसे समस्त पद भी कहते हैं, समस्त पद भी कहते हैं। ठीक, अब समस्त पद होता क्या है, एक उदाहरण से हम समझने की कोशिश करेंगे कि जैसे समास होने के बाद भी विभक्तियों का चिन्ह जो है लुप्त हो जाते हैं, यानी देखने तो राजपुत्र, तो राजा का पुत्र, ठीक है ना, राजपुत्र में क्या होता है, राजा का पुत्र। अब लिखो समास विग्रह, समास विग्रह लिखो, समासिक शब्दों के बीच के संबंध को, समासिक शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है, समास विग्रह कहलाता है। जैसे राजपुत्र बताया ना, राजा का पुत्र, यानी राजपुत्र से हमको इतना समझ में आ रहा है, राजपुत्र तो कौन सा शब्द हो जाएगा, समास हो गया वो, ठीक है ना, लेकिन उसके समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो राजा का पुत्र, यानी उसके बीच में जो रिलेशन है उसको हम पूरी तरीके से क्या दिखाने लगते हैं, ठीक है ना, उसको अलग करके स्पष्ट करना कि हमारा इस शब्द से हमको क्या पता चल रहा है, इस शब्द से हमको ये पता चल रहा है कि राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र। लिख लो, जैसे राजपुत्र डैश करके लिख लो, राजा का पुत्र, डैश करके लिख लो, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। इतना हुआ। समास के चार भेद हैं। पहला लिखो अव्ययी भाव समास, दूसरा लिखो तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास नहीं समझ में आएगा फिर से वीडियो देख कर कंप्लीट कर लेना इसको, तत्पुरुष समास। तीसरा बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास, और चौथा होता है द्वंद्व समास, ठीक है। अव्ययी भाव समास हो गया, तत्पुरुष समास हो गया, बहुव्रीहि समास हो गया और द्वंद्व समास हो गया, चार समास हो गए इसे। अब अव्ययी भाव समास को भी दो भागों में बांटा गया है, एक को अव्यय पूर्व बोलते हैं, इसको नाम पद पूर्व बोलते हैं, एक को बोलते हैं अव्यय पूर्व और दूसरा को नाम पद पूर्व, ठीक। तत्पुरुष समास को भी हम कई भागों में बांट कर पढ़ते हैं, तो उसको जानना अभी जरूरी नहीं है, इसीलिए मैं बस चार समास के बारे में पढ़ो, अव्ययी भाव समास को, तत्पुरुष समास को, बहुव्रीहि समास को, द्वंद्व समास को। अब इसको अलग अलग पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे कि क्या क्या हमको आगे पढ़ना है। सबसे पहले बात लिखो, पहले पॉइंट लिखो प्रधान खंड, पहले लिखो प्रधान खंड, जिस खंड पर अर्थ का मुख्य बल पड़ता है, अर्थ का मुख्य बल पड़ता है उसे प्रधान खंड कहते हैं, उसे प्रधान खंड कहते हैं। दूसरा लिखो गौड़ खंड, गौड़ खंड, जिस खंड पर अर्थ का बल नहीं पड़ता है उसे गौड़ खंड कहते हैं, उसे गौड़ खंड कहते हैं। गौड़ खंड कहते हैं, ठीक है ना। तो मैंने क्या पढ़ाया कि प्रधान खंड और गौड़ खंड, जिस खंड पर अर्थ का मुख्य बल लगता है, ठीक है ना, उसके अर्थ का मुख्य बल लगता है उसे प्रधान खंड बोलते हैं, और जिसका अर्थ का बल नहीं लगता है उसे हम गौड़ खंड बोलते हैं, ठीक है ना, उसे हम गौड़ खंड बोलते हैं। अब दो भाग में बांट दो, प्रमुख समास लिखो, दो भाग में बांट दो, प्रमुख समास लिखो, एक तरफ पद प्रधानता लिखो, एक तरफ लिखो प्रमुख प्रधान प्रमुख समास और दूसरी तरफ लिखो पद की प्रधानता,
लिख रही है ना, पद की प्रधानता। पहले वाला लिखो अव्ययी भाव समास, पहले वाला लिखो अव्ययी भाव समास, जिसके पूर्व पद प्रधान होता है, इसके पूर्व पद प्रधान होता है। पहले लिख लो, उसके बाद समझाएंगे। पूर्व पद प्रधान होता है। दूसरा लिखो तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है कि जिसका उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद, उत्तर पद प्रधान होता है, प्रधान होता है। ठीक है। तत्पुरुष समास को दो भाग में बांटा गया है, संस्कृत में, हिंदी में नहीं, लेकिन पढ़ना है यहाँ पे। एक को बोलते हैं, क ख लिख लो इसको, कर्मधारय समास, कर्मधारय समास, और दूसरे को बोलते हैं द्विगु समास, द्विगु समास। ऐसे हिंदी में भी पूछता है, इसको पढ़ लो। तत्पुरुष के दो भाग में बांट दिया गया है। एक को बोलते हैं हम कर्मधारय समास, और दूसरा को बोलते हैं द्विगु समास। ये तत्पुरुष समास का ही पार्ट है। इसमें भी क्या होगा, उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, प्रधानता के आधार पर इसको बांट दिया गया है, प्रधानता के आधार पर बांट दिया गया है। तो दूसरा जो प्रधान होता है वो क्या होता है, ये भी कर्म उत्तर के आधार पर प्रधान होता है, इसलिए इसको बांट दिया गया है। तीसरा लिखो, टाइम होने वाला है। तीसरा लिखो, तीसरा होता है द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। और चौथा लिखो बहुव्रीहि समास, जो कि मैं तुमको लिखवा दिया हूँ, याद रखना इसको, कल मैं पूछूंगा तब आगे बढ़ेंगे। द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। अब देखो, पहले वाला में क्या लिखवाया हूँ, पहला में क्या लिखवाया हूँ, जिसका पद प्रधान होता है। तो सबसे पहले में लिखवाया अव्ययी भाव समास लिखवाया हूँ ना, अव्ययी भाव समास लिखवाया हूँ। तो अव्ययी भाव समास का जो है पूर्व पद प्रधान होता है। कौन सा पद प्रधान होता है, पूर्व पद प्रधान होता है। ठीक है। वैसे ही तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, उत्तर पद। और तत्पुरुष समास में दो मैं लिखवाया हूँ, कर्मधारय समास और द्विगु समास, इसका भी उत्तर पद ही प्रधान होता है। ठीक है। फिर तीसरा में लिखा हूँ द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है कि दोनों पद, द्वंद्व मतलब क्या होता है, द्वंद्व का मतलब दोनों, दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद प्रधान हो, तो उसको हम द्वंद्व समास कहते हैं। और बहुव्रीहि समास में क्या होता है कि दोनों पद अप्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान, अप्रधान लिख लो, अप्रधान मतलब दोनों पद प्रधान नहीं होता, जिसका दोनों पद प्रधान नहीं होता, प्रधान नहीं होता। एक तीसरा पद प्रधान होता है इसमें, इसको बहुव्रीहि समास कहते हैं। ये बताओ कि चार को जो मैं बताया, इसको समझ में आया पूरी बात, तब आगे हम डेफिनेशन पर जाएंगे। पहले मैंने क्या लिखा हूँ, अव्ययी भाव समास लिखा हूँ। ठीक है ना। तो अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है, इसको याद रखना, मैं कल पूछूंगा। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान रखना। तत्पुरुष समास में दो भाग में लिखवाया हूँ, एक कर्मधारय और एक द्विगु समास, यानी टोटल संख्या गिनेंगे तो अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। टोटल कितनी संख्या हो जाएगी, 1 2 2 4 2 6। टोटल अगर समासों की संख्या पूछेगा कि टोटल समासों की संख्या कितनी है, तो तुम्हारा 6 हो जाएगा ऐसे। ठीक है ना, क्योंकि तत्पुरुष समास को दो भाग में पढ़ना पड़ता है, उसके दो भाग भी हैं, दो उसका वर्गीकरण भी किया गया है उसमें, कर्मधारय समास और द्विगु समास को। फिर द्वंद्व समास और द्वंद्व समास मतलब दोनों पद प्रधान हो। अब बहुव्रीहि मतलब दोनों पद प्रधान न होकर के तीसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं बहुव्रीहि समास। ठीक, इतनी बात समझ में आई क्या, इतनी बात तुमको समझ में आ गई? तो आज के लिए बस इतना ही, फिर आगे हम नेक्स्ट कल से